भारत की जीवन रेखाओं पर थोड़ी गहराई से बात करते हैं। मतलब यहाँ की जो मुख्य नदी प्रणालियाँ हैं, ये विषय प्रतियोगी परीक्षाओं के लिहाज से देखें तो काफी जरूरी है। हाँ, बिल्कुल। और हम कोशिश करेंगे कि ये जो बड़े-बड़े सिस्टम है ना, हम्म, जैसे सिंधु, गंगा, ब्रह्मपुत्र, इनको थोड़ा आसान बनाएं। हाँ, ताकि जो मेन पॉइंट्स हैं, जैसे नदी कहाँ से निकली, कौन सी सहायक नदियां हैं और उनसे जुड़ी कुछ खास बातें, वो याद रह जाए। सही। तो कहाँ से शुरू करें? सिंधु नदी प्रणाली से। हाँ, सिंधु से ही करते हैं। तो सिंधु नदी ये तिब्बत में निकलती है। कैलाश पर्वत श्रृंखला है ना, वहाँ बोखरचू ग्लेशियर के पास। हाँ, मानसरोवर झील के पास वाला इलाका, वहीं से। इसकी कुल लंबाई भी अच्छी खासी है, करीब 2880 किलोमीटर। हाँ, और भारत में इसका हिस्सा वो लगभग 1114 किलोमीटर पड़ता है। हाँ। और इसकी जो सबसे खास बात है, वो है इसकी बाईं तरफ से मिलने वाली 5 नदियां, पंचनद जिन्हें कहते हैं। हाँ, पंचनद, झेलम, चिनाब, रावी, ब्यास और सतलुज। बिल्कुल, ये बाईं ओर से मिलती हैं, दाईं ओर से भी हैं, जैसे श्योक, गिलगित, हुंजा, नुब्रा। छोटी हैं पर हैं। अच्छा। और वो 1960 वाली सिंधु जल संधि, वो भी याद रखनी चाहिए, जिसके हिसाब से भारत इसके पानी का करीब 20% इस्तेमाल कर सकता है। सही कहा। अच्छा, इन पंचनद में भी हर नदी की अपनी कहानी है। जैसे झेलम, इसका पुराना नाम वितस्ता था। ये कश्मीर में वेरीनाग से निकलती है। और श्रीनगर शहर इसी के किनारे है। हाँ, फिर आती है चेलाब, जिसका पुराना नाम असिकनी। ये सिंधु की सबसे बड़ी सहायक नदी है ना? हाँ, सबसे बड़ी ये हिमाचल में बारालाचाला पास है। वहां से 2 नदियां निकलती हैं, चंद्रा और भागा। उनके मिलने से बनती है चिनाब। ओह, अच्छा, चंद्रा और भागा। हाँ, फिर रावी और ब्यास हैं। रावी का पुराना नाम परुष्णी और ब्यास का विपाशा। ये दोनों भी हिमाचल में ही रोहतांग पास के पास से निकलती हैं। रोहतांग पास, हाँ। यहाँ एक खास बात ब्यास के बारे में। हम्म। ये पंचनद में अकेली ऐसी मुख्य नदी है जो पूरी तरह से भारत में ही बहती है, कहीं बाहर नहीं जाती। अच्छा, ये तो महत्वपूर्ण पॉइंट है। मतलब पूरी तरह से भारत में। हाँ, और ये सतलुज में मिल जाती है। और सतलुज, जिसका पुराना नाम शुदुद्री था, वो तिब्बत में राकस्थाल से निकलती है राकस्ताल। और शिपकीला दर्रे से, वो पास है ना, वहां से भारत में एंटर करती है। और जो भाखड़ा नंगल प्रोजेक्ट है, वो इसी सतलुज पर बना है। बिल्कुल, ये तो हुई सिंधु प्रणाली की बात। अब आते हैं गंगा पर, भारत की शायद सबसे महत्वपूर्ण नदी प्रणाली। हाँ, कह सकते हैं जीवनदायिनी। ये निकलती है उत्तराखंड में गंगोत्री ग्लेशियर के पास, गोमुख से, भागीरथी नाम से। हाँ, भागीरथी। और फिर देवप्रयाग में जब अलकनंदा से मिलती है, तब इसका नाम गंगा पड़ता है। सही। और इसकी लंबाई भी करीब 2525 किलोमीटर है। पूरा उत्तर भारत का मैदान इसी के दम पर है। सबसे घना बसावा इलाका भी तो है। हाँ, बिल्कुल। इसकी सहायक नदियां भी बहुत हैं। उत्तर से देखें तो यमुना, जो खुद एक बड़ी नदी है, और गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी भी। हाँ, यमुना, फिर घाघरा, गंडक, कोसी। ये सब उत्तर से। और दक्षिण के पठार से भी नदियां आकर मिलती हैं, जैसे चंबल, बेतवा, केन, सोन। अच्छा, सोन भी। हाँ, सोन सीधे गंगा में मिलती है। और प्रयागराज का संगम तो खैर सांस्कृतिक रूप से कितना अहम है। गंगा, यमुना और कहते हैं पौराणिक सरस्वती का संगम। बिल्कुल। चलिए अब थोड़ा पूरब की तरफ चलते हैं। ब्रह्मपुत्र नदी प्रणाली। हाँ, ब्रह्मपुत्र, ये भी मजेदार है। ये भी तिब्बत से ही निकलती है, कैलाश रेंज में ही। मानसरोवर झील के पास एक और ग्लेशियर है, चे मायुंगडुंग। चेमाई योंगडुंग, नाम भी अनोखा है। इसकी लंबाई गंगा से भी ज्यादा है, करीब 2900 किलोमीटर। हाँ, पर भारत में इसका हिस्सा कम है, करीब 916 किलोमीटर। अच्छा, इसके नाम भी तो बदलते रहते हैं ना? हाँ, यही तो इसकी खासियत है। तिब्बत में इसे सांगपो कहते हैं, जिसका मतलब होता है शोधक या प्योरीफायर। सांगपो। फिर अरुणाचल में जब ये घुसती है तो दिहांग या सियांग कहलाती है। असम में आकर इसका नाम ब्रह्मपुत्र होता है। और फिर बांग्लादेश में चली जाती है तो जमुना बन जाती है। इतने सारे नाम। और ये भारत में घुसती कैसे है? वो नामचा बरवा पर्वत के पास से। हाँ, बिल्कुल। नामचा बरवा के पास ये एकदम यू टर्न लेती है। मतलब एक बहुत बहुत ही शार्प मोड़ है। ऐसा लगता है जैसे पहाड़ को काट कर आ रही हो। बड़ा नाटकीय प्रवेश है इसका भारत में। वाकई। इसकी सहायक नदियां कौन कौन सी हैं मुख्य? इसकी भी बाईं और दाईं तरफ से सहायक नदियां हैं। बाईं ओर से देखो तो दिबांग है, लोहित है। लोहित को कभी कभी खूनी नदी भी कह देते हैं, खूनी नदी? क्यों? शायद मिट्टी के लाल रंग के कारण। फिर धनसिरी भी बाईं ओर से। दाईं ओर से ज्यादा हैं सुबनसिरी, कामेंग, मानस, संकोश, तीस्ता। ये सब प्रमुख है।
मानस, हाँ मानस नेशनल पार्क भी तो है। हाँ, उसी के नाम पर। और एक और बहुत महत्वपूर्ण बात, दुनिया का जो सबसे बड़ा नदी द्वीप है माजुली, माजुली, हाँ सुना है। वो असम में इसी ब्रह्मपुत्र नदी के बीच में है। सोचिए, नदी इतनी चौड़ी हो जाती है कि बीच में पूरा द्वीप बसा है। गजब है। और असम में ये बाढ़ भी तो बहुत लाती। हाँ, असम में इसका पार्ट बहुत चौड़ा है और बारिश के मौसम में इसमें पानी इतना ज्यादा हो जाता है कि अक्सर बाढ़ आती है, काफी विनाशकारी भी होती है। ये इसकी एक पहचान बन गई है वहां। अच्छा, ये जो नदियां बहती हैं, इनके बहने के तरीके भी अलग अलग होते हैं ना, जिन्हें पैटर्न कहते हैं, ड्रेनेज पैटर्न। हाँ बिल्कुल। जैसे एक होता है डेंड्रिटिक पैटर्न। डेंड्रिटिक मतलब पेड़ की शाखाओं जैसा। अच्छा, जैसे पेड़ की टहनियां फैलती हैं। हाँ बिल्कुल वैसा ही। जब मुख्य नदी और उसकी सहायक नदियां मिलकर एक अनियमित शाखाओं जैसा जाल बना लेती हैं। ये उत्तर भारत के मैदानों की नदियों में आमतौर पर दिखता है, गंगा यमुना प्रणाली में। समझ गए। और कौन से पैटर्न होते हैं? एक होता है ट्रेलिस पैटर्न, मतलब जालीनुमा। इसमें क्या होता है कि मुख्य नदियां लगभग एक दूसरे के समानांतर बहती हैं। पैरेलल। हाँ, पैरेलल। और जो उनकी सहायक नदियां हैं वो आकर उनसे लगभग 90 डिग्री के कोण पर, मतलब समकोण पर मिलती हैं, जैसे कोई जाली बन रही हो। ये सिंधु प्रणाली के कुछ हिस्सों में देखने को मिलता है। अच्छा, जाली जैसा, दिलचस्प है। और फिर एक है रेडियल पैटर्न, अरिया। इसमें नदियां एक ऊंची जगह से, जैसे कोई पहाड़ या पठार, वहां से निकलकर चारों दिशाओं में बहती हैं। जैसे किसी पहिए की तीलियां। हाँ बिल्कुल। जैसे अमरकंटक का पठार है, वहां से नर्मदा पश्चिम की ओर बह जाती है, सोन उत्तर पूर्व की ओर। ये रेडियल पैटर्न का उदाहरण है। सही। और एक सेंट्रीपेटल भी होता है शायद। हाँ, सेंट्रीपेटल यानी अभिकेंद्री। ये रेडियल का उल्टा है। इसमें नदियां चारों तरफ से बहकर आती हैं और एक जगह बीच में किसी झील या गड्ढे में जमा हो जाती हैं। अच्छा, जैसे सब एक सेंटर की तरफ आ रही हूँ। एग्जैक्टली। जैसे मणिपुर में लोकटक झील है, वहां आसपास की छोटी नदियां आकर उसी झील में गिरती हैं। ये सेंट्रीपेटल पैटर्न हो गया। वाह। तो ये थे कुछ मुख्य ड्रेनेज पैटर्न। तो हमने आज सिंधु, गंगा और ब्रह्मपुत्र, इन 3 बड़ी नदी प्रणालियों को समझा। हाँ, उनके उद्गम देखे, मुख्य सहायक नदियां जानी और कुछ खास बातें भी, साथ में ये ड्रेनेज पैटर्न भी। ये नदियां सिर्फ मतलब पानी का बहाव नहीं है, ये तो हमारी संस्कृति, हमारी अर्थव्यवस्था, हमारे पर्यावरण, सबके लिए कितनी जरूरी हैं। बिल्कुल। और आज के समय में ये सोचना भी जरूरी है कि जलवायु परिवर्तन हो रहा है, पानी की जरूरतें बढ़ रही हैं। हाँ। तो इन विशाल नदी प्रणालियों का मैनेजमेंट, इनका प्रबंधन कितना बड़ा चैलेंज है, और क्या इनका आपस में कोई जुड़ाव, कोई इंटरलिंकिंग भविष्य के लिए महत्वपूर्ण हो सकता है, ये सब सोचने वाले मुद्दे हैं। सही कहा। इस पर आपकी क्या राय है? क्या आप इन नदियों के आर्थिक पहलू या फिर इनसे जुड़ी जो पर्यावरण की चुनौतियां हैं, उन पर और जानना चाहेंगे? हमें नीचे टिप्पणी में लिखकर जरूर बताएं। हाँ जरूर बताएं। अगली बार फिर मिलेंगे एक नए ज्ञानवर्धक विषय के साथ। अब मेरा अगला विषय है प्रायद्वीपीय नदियां। अच्छा, पेनिनसुलर रिवर्स। हाँ हाँ। ये वो नदियां हैं जो भारतीय प्रायद्वीप के पठारी भाग से निकलती हैं। जी इन्हें समझने का एक आसान तरीका है, मतलब इनके बहाव की दिशा देखना। बिल्कुल। 2 मुख्य दिशाएं हैं। हाँ। कुछ पूर्व की ओर बहकर बंगाल की खाड़ी में जाती हैं, तो कुछ पश्चिम की ओर बहकर अरब सागर में। सही। और देखिए, प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए, खासकर भूगोल वाले हिस्से के लिए, जी ये नदियां काफी महत्वपूर्ण हैं। हाँ, बहुत ज्यादा। और ये सिर्फ दिशा का ही मामला नहीं है ना? इन दोनों तरह की नदियों का आप कह सकती हैं चरित्र भी थोड़ा अलग है। अच्छा, कैसे? जैसे जो पूर्व की ओर बहती है ना, वो आमतौर पर ज्यादा लंबा रास्ता तय करती हैं। ढलान धीमी होती है तो अपने मुहाने पर काफी सारा मलबा जमा करके डेल्टा बनाती है। डेल्टा। वहीं जो पश्चिम की ओर बहती हैं, वो अक्सर खड़ी ढलान वाली भ्रंश घाटियों से, मतलब रिफ्ट वैलीज से तेजी से बहती हैं। हाँ हाँ। और समुद्र में मिलने पर डेल्टा की जगह ज्वार नदमुख यानी एस्चुअरी बनाती हैं। अच्छा, तो ये डेल्टा और एस्चुरी का फर्क इनकी ढलान और रास्ते पर निर्भर करता है। चलिए पहले पूर्व की ओर बहने वाली नदियों को देखते हैं। ठीक है। शुरुआत करते हैं महानदी से। ये छत्तीसगढ़ की सिहावा पहाड़ियों से निकलती है। लंबाई करीब 851 किलोमीटर है। शिवनाथ और तेल जैसी नदियां इसकी सहायक हैं। और हाँ, वो मशहूर हीराकुंड बांध, वो इसी पर है। बिल्कुल, हीराकुंड। महानदी के थोड़ा दक्षिण में चलें तो हमें मिलती है प्रायद्वीप की सबसे लंबी नदी, गोदावरी। हाँ, गोदावरी। करीब 1465 किलोमीटर लंबी। सोचिए,
ये महाराष्ट्र में नासिक के पास त्र्यंबकेश्वर से निकलती है। हाँ। अपने विशाल आकार और कह सकते हैं महत्व के कारण इसे दक्षिण गंगा भी कहते हैं। कभी कभी वृद्ध गंगा भी। अच्छा, दक्षिण गंगा जी। और पेन गंगा